प्रोग्राम जायज़ा के साथ फैज़ान आरिफ हाजिर खिदमत है। आज इस प्रोग्राम में जो शख्सियत हमारी मेहमान हैं, बहुत जाना पहचाना नाम जनाब एजाज़ुल हक, जो मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा हैं। 4 बार कौमी असम्बली के रुकन मुंतखब हुए। वफाकी वजारत के ओहदों पर 2 बार फाइज रहे, जिनमें एक ओहदा उनके पास ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की वजारत का भी था। आपने पंजाब यूनिवर्सिटी से बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर्स किया। 1978 से 1988 तक मिडिल ईस्ट में एक बहुत बड़े मालियाती इदारे से वाबस्ता रहे। सियासत में आने से पहले उनकी पहचान का वाहिद हवाला ये था कि वो सदर मुमलिकत ज़िया-उल हक के साहबजादे हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं एजाज साहब। इससे पहले कि हम कुछ माजी की सियासत के बारे में बात करें और आपकी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में कुछ गुफ्तगू की जाए, इस वक्त पाकिस्तान जिस मंझधार में फंसा हुआ है, आप क्या समझते हैं? इसका ज़िम्मेदार कौन है और क्या अभी हम उस मरहले पर हैं कि जहाँ इस मंझधार से निकला जा सकता है? ये आपने सबसे पहला और सबसे मुश्किल सवाल किया। मैं समझता हूँ पाकिस्तान इस वक्त जितने मुश्किल दौर से गुज़र रहा है, माजी में कम से कम मेरी ज़िंदगी के अंदर जो एक बहुत बड़ा हादसा हुआ और मशरक़ी पाकिस्तान हमसे अलग हो गया देखते ही देखते, उसके बाद से अब जो मौजूदा सूरत हाल पैदा हुई है और ख़ास तौर पे पिछले 1 साल मैं कहूँगा इसके अंदर ये बदतरीन हालात से पाकिस्तान गुज़र रहा है। क्योंकि एक तो किसी की जंग हम लड़ रहे हैं जी, उसकी वजह से जो बैकलैश हो रहा है जी, और दूसरा जो हुकूमत अब इक़्तिदार में है, जिसके लिए हमने इलेक्शंस के बाद जिस तरह से भी वो आए उसका एक बड़ा तवील एक बैकग्राउंड है, क्योंकि इस पर बहुत देर से काम हो रहा था पाकिस्तान के अंदर इनको सामने लाने के लिए। लेकिन जो एक इकनॉमिक क्राइसिस इस वक्त आया है मुल्क के अंदर और जिस तरह से महंगाई और बेरोज़गारी और लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है इस वक्त, मैं समझता हूँ कि हर पाकिस्तानी को, और ख़ास तौर पर हमने भी अपने इलेक्शंस के बाद हमने कहा जी जिसको भी मैंडेट मिला है, हम नहीं कहते कि इलेक्शन में हमारे साथ ये हुआ या जो भी बात थी, हमने कहा हम इनका मैंडेट जो है वो तस्लीम करते हैं। और हमारी उम्मीदें थी लोगों की कि शायद ये अब जो कोलिशन पार्टनर्स बनकर आएंगे और हुकूमत चलाएंगे, ये कुछ मुल्क को बेहतरी में लाएंगे। क्योंकि देखें, जितना भी आप ब्लेम करें, और मैं भी ये कहूँगा कि बहुत सी गलतियाँ जनरल परवेज़ मुशर्रफ से हुई हैं जो उनको नहीं करनी चाहिए थी। 9/11 के बाद फ्रंट लाइन स्टेट बनने से लेकर और आखिरी जो NRO हुआ है उस तक बीच में जितनी भी मामलात थे, लेकिन मुल्क में कम से कम एक स्टेबिलिटी थी जी, मुल्क में स्टेबिलिटी थी, और इस पे हम बहुत तवील बहस कर सकते हैं। और फिर आपने देखा कि एक जो सिस्टम डिवाइस किया गया जिसके तहत ये NRO हुआ, और NRO के ज़रिए आप उन लोगों को ले आए जिन पे बहुत से इल्ज़ामात थे और वो अपनी सफाई पेश नहीं कर सके, तो लोगों का इत्मीनान एकदम जो है वो उठ गया, और उस इत्मीनान का जो धचका लगा वो इकॉनमी को लगा। और लोगों ने फिर अपना स्टॉक मार्केट से पैसे निकाले पहले, और उसके बाद आपको मालूम है कि बैंक्स पे के एक रन ऑलमोस्ट शुरू हो गया था, और फिर फ्लाइट ऑफ कैपिटल फ्रॉम पाकिस्तान हो गई। तो ये सारा होता है इत्मीनान से, मतलब जब इंसान को कॉन्फिडेंस हो हुकूमत के अंदर और मुल्क के अंदर, तो तब ये मामलात होते हैं। तो अब मैं समझता हूँ कि आपने कहा कि यहाँ से हम निकल सकते हैं कि नहीं निकल सकते। देखें, जब भी ऐसी सिचुएशन में मुल्क फंसा हो, तो जब भी तब्दीली आती है वो मौका होता है कि आप अपने मुल्क को पिछली मुश्किलात से निकाल दें, एकदम फ़ौरन निकाल दें। जैसे कि एक मौका अब आएगा प्रेसिडेंट ओबामा को, अगर वो बन गया या जो भी मकेन बन गया, कि पिछली हुकूमत ने किया, इराक़ में गलत किया, अफ़गानिस्तान में गलत किया, हम अपनी पॉलिसी तब्दील कर रहे हैं। इसी तरह मैं आपको एक हवाला दूंगा कि 1970s में भी जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब थे और एक बहुत बड़ी इंसर्जेंसी थी बलूचिस्तान के अंदर, मतलब हमारी एक पूरी फ़ौज की एक कोर जो है वहाँ पर लगी हुई थी, लड़ाई हो रही थी, लोग जिलावतन होकर बाहर रह रहे थे। तो जमहूरी हुकूमत से मार्शल लॉ आया। मार्शल लॉ के आने के बाद हुकूमत ने कहा जी कि हम सबको एमनेस्टी देते हैं, वापस बुलाते हैं, हम फ़ौज वापस बुला रहे हैं। अगले 10 साल तक अगर आप देखें तो बलूचिस्तान का सूबा 1970s में जब वो इंसर्जेंसी ख़त्म हुई से लेकर 1988 तक सबसे पीसफुल सूबा अगर पाकिस्तान का था तो वो बलूचिस्तान था। हमें ये उम्मीद थी कि मौजूदा हुकूमत आने के बाद ये कहेगी जी कि हमने ये वॉर अगेंस्ट टेरर में गलती हुई, हम फ्रंट लाइन स्टेट थे, हमारी लड़ाई नहीं है, ये किसी और की लड़ाई है, हम ये लड़ाई नहीं लड़ना चाहते, और उसमें ये तब्दीली लेकर आएंगे।
लेकिन क्योंकि वो तब्दीली नहीं आई तो आपने देखा कि माजी से ज़्यादा हालात ख़राबी की तरफ गए, और जो मेरियट में हुआ और दूसरे वाक़यात जो हुए, ये बड़े अफसोसनाक वाक़यात। अच्छा, हम जिक्र करते हैं कि पाकिस्तान के हालात जितने भी ख़राब हैं, इसका कोई ना कोई सबब होगा। लोग पीछे की तरफ मुड़ के देखते हैं तो ज़्यादा एतराज़ ज़िया उल हक साहब के दौर पे के बारे हवाले से किया जाता है कि आज जो कुछ हम काट रहे हैं ये ज़िया उल हक साहब के दौर में बोए हुए बीज हैं, जिसका नतीजा हमें भुगतना पड़ रहा है। देखिए, आप क्या कहते हैं? ये हमारी बदकिस्मती है कि पाकिस्तान उस वक्त जिस दोराहे से गुज़र रहा था कि या तो हम उस वक्त एक रूस के फ्रंट लाइन स्टेट बन जाते, या अमेरिका के डिफेंडिंग स्टेट बन जाते। कहते जी कि हमने रूस को, जो अमेरिका कह रहा था उस वक्त कि हमने रूस को रोकना है अफगानिस्तान के बॉर्डर पे, उन्होंने वहाँ रुकना नहीं था। उनके ज़ार के ज़माने से, मतलब 100 साल पहले के जो उनके प्लान थे, उन्होंने जाना था गर्म पानियों पर और गवादर और इन सब पे उनकी आँख थी। वो एक मौका था पाकिस्तान को, और 1977 के बाद 79 में जब ये हुआ और पाकिस्तान ने ये स्टैंड लिया, अल्लाह ताला ने हमें यानी कि इतनी कुर्बानियाँ देने के बाद उस मुल्क को हमने आज़ाद करवाया। रूस जैसी सुपर पावर को शिकस्त हुई। 8 इस्लामी रियासतें रूस के अंदर से सेंट्रल एशिया की नई पैदा हुई। सारी दुनिया ने वॉल ऑफ बर्लिन से लेके पोलैंड, हंगरी, चेकोस्लोवेकिया की आज़ादी का मोशन जो है वो पाकिस्तान को ठहराया, और हमने अपने ऊपर इल्ज़ामात लगाए। देखें, जब भी कोई इतनी बड़ी आप कुर्बानी देते हैं, जब वो जहाद जो चल रहा था, आपको बड़ी अच्छी तरह मालूम होगा, लंडी कोतल में बैठे हुए लोगों को नहीं पता था कि वाकई एक बहुत बड़ी हम वहाँ पे जंग लड़ रहे हैं। कोई हमारी फ़ौज जो है किसी बॉर्डर पे नहीं थी। अगर ये जो आज वज़ीरिस्तान वगैरह में हो रहा है, चंद हज़ार हमारे फ्रंटियर कांस्टेबलरी के लोग जो हैं FC के जो बॉर्डर पे होते हैं वही थे, और पाकिस्तान पुरअमन दौर से गुजरा था। आप उस दौर की अमन व अमान को देख लें, महंगाई को देख लें, आज लोग याद करते हैं कि 11 साल का दौर था और 4 आने जो है वो कीमत चीनी की नहीं बढ़ी, आटे की कीमत नहीं बढ़ी। यही पाकिस्तान था। लेकिन ये राजा ज़फ़र, आप एक मैं आपको बात बताता हूँ जिस पे लोग कहते हैं कि जी वो क्लैशनिकोव कल्चर आ गया या हीरोइन कल्चर आ गया। हीरोइन कल्चर आ गया। मैं ये पूछता हूँ कि आज 20 साल तो हो गए, ये 20वीं बरसी हमने मनाई है जनरल ज़िया उल हक की शहादत की और शोधा भावलपुर की। कितनी हुकूमतों ने कितनी तब्दीलियाँ लेकर आई, कितना क्लैशनिकोवों को ख़त्म किया, कितने हीरोइन को कम किया, क्या वो ज़्यादा हुई या वो कम हुई? तो इल्ज़ाम किस चीज़ का ठहराते हैं? हाँ, ये ज़रूर हमारे कुछ एक क्लास है 2 से 3% जो ये कहती है जी कि जो इस्लामाइजेशन के लिए उन्होंने काम किया, जिस पे हमें फ़ख्र होना चाहिए कि वो बेहतरी के लिए थे, या ज़कात का निज़ाम शुरू किया या दूसरे सलात कमेटियाँ बनाई, जिस तरह से जो चीज़ें भी की उसमें नाफिज करने, इस्लामिक यूनिवर्सिटी से लेकर जितनी चीज़ें थी, उसको कहते हैं जी कि ये बड़ा एक गलत इक़दामात हुए हैं मुल्क के अंदर और हमें सेकुलर होना चाहिए। नहीं, उस ज़माने में एजाज़ साहब कतर कलामी हो रही, ये भी कहा गया कि शेर और बकरी एक घाट पे पानी पियेंगे, लेकिन वो पीते नज़र कभी नहीं आए। फिर शेर और बकरी एक घाट पे पानी तो कभी खैर ये नारा लगा था और एक मिसाल है। और अल्हम्दुलिल्लाह आप देखें कि पाकिस्तान के एक सरहद पर रूस जैसी सुपर ताकत बैठी थी, और दूसरी जो हिंदुस्तान था उसकी जुर्रत नहीं हुई कि पाकिस्तान की तरफ मैली आँख करके देख सके। और पाकिस्तान एक सोवरेनिटी के लिहाज से, अपने आज़ादी के लिहाज से और मजबूती के लिहाज से, आपको मालूम है कि जब जनरल ज़िया उल हक शहीद गए, क्रिकेट डिप्लोमेसी का आपको याद है, और ये मेरे ख्याल में 1 लाख से ज़्यादा, अबाउट 1 मिलियन, यानी 10 लाख के करीब ब्रास टैक्स के दौरान हिंदुस्तान ने फ़ौज लगाई हुई थी। तो राजीव गांधी के कान में सिर्फ एक बात की थी उन्होंने, और 48 घंटे में वो वापस ले गए थे। तो आज हम कहाँ खड़े हुए हैं और उस वक्त हम कहाँ खड़े हुए थे। अच्छा, जिस तरह से एक दौर गुजर जाता है, फिर पलट के लोग देखते हैं, अच्छे काम भी होते हैं, कोताहियाँ भी सरजद होती हैं। हर दौरे हुकूमत में ऐसा होता है। अब जैसे परवेज़ मुशर्रफ साहब के 8.5 बरस ख़त्म हुए तो लोगों ने कहा कि उनसे ये कोताहियाँ सरजद हुई, जैसे अनवर का जिक्र आप कर रहे हैं। क्या आप समझते हैं ज़िया उल हक साहब के दौर में भी उनसे कोई गलतियाँ सरजद हुई थी? देखें, इस पे तो अगर आप तनकीद पे आ जाएं तो फिर तनकीद बराए तनकीद, तो अगर आज जो आप एक क्लास है पाकिस्तान के अंदर, अगर उसको पूछेंगे तो कहेंगे जी ये सारी गलतियां जो हैं, ये सारे मुजाहिदीन जो लड़ रहे हैं ये वही हैं। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है। मतलब हर किसी को ये मालूम है कि वो मुजाहिदीन जो थोड़े बहुत पीछे रह गए थे पाकिस्तान के अंदर, जिन्होंने शादियां करवा ली थी, वो सबसे हम्बल लोग हैं उस ट्राइबल एरिया के अंदर। और अब जो लोग आ रहे हैं इसके सबूत मौजूद हैं कि नए रिक्रूट होकर, नए ट्रेन होकर उज़्बेकिस्तान से, अफगानिस्तान से, ताजिक ये जो आ रहे हैं पाकिस्तान के अंदर इस वक्त ट्राइबल एरियाज़ के अंदर, इनका उस जहाज़ के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है। यानी कि वो एक और स्टोरी थी और ये एक और स्टोरी थी।
तो तनकीद, मैं तो तनकीद नहीं करूँगा, मैं तो कहूँगा कि आप पाकिस्तान की मेजॉरिटी अवाम से पूछें, आज वो याद करते हैं उस दौर को सिर्फ महंगाई की तरफ देख कर। अच्छा ये बताइए कि नवाज़ शरीफ साहब जैसे लोग और राजा ज़फ़रुल हक जैसे लोग जो उस दौर में बहुत इन रहे, और बाज़ लोग तो समझते हैं कि जिस तरह भुट्टो साहब अयूब साहब की काबीना में शामिल थे और उनको आगे बढ़ावा मिला, ज़ियाउल हक साहब के दौर में कई सियासतदान तख्लीक हुए, तो अब जब राजा ज़फ़रुल हक या नवाज़ शरीफ या उनके साथी एतराज़ करते हैं कि सब कुछ हमारे मुल्क में जो हो रहा है ये आमरीत का किया धरा है, तो आपको कैसा लगता है? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ कि राजा ज़फ़रुल हक की ज़ुबान से आप कभी ये बात नहीं सुनेंगे। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन गुनाहगार कानों ने ये बात सुनी है। उन्होंने जिस वक्त ये वतन वापसी इनकी हुई थी नवाज़ शरीफ साहब की, तो उस वक्त उन्होंने इस्लामाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जुमला भी कहा और इससे मिलते जुलते राजा ज़फ़रुल हक कहीं। ने? जी हाँ। अच्छा, नहीं, मैंने अब नहीं पता नहीं सुना। वो परवेज़ मुशर्रफ की आमरीत की बात कर रहे थे या इससे पहले की आमरीत की बात मैंने कर रहे उनसे थे? ये नहीं सुना, और मैंने उनसे जब भी उन्होंने उस दौर की बात की है उन्होंने बड़े अच्छे अल्फाज में बात की है, और मैं इस बात को अप्रिशिएट करता हूँ। हाँ, मुझे अफसोस और दुख हुआ कि मैं ये इमेजिन नहीं कर सकता था जी कि पीपल्स पार्टी वालों ने इतनी तनकीद नहीं की जितनी मियाँ नवाज शरीफ साहब ने की। ख़ास तौर पे 14 अगस्त को जो वकला की रैली हुई थी इस्लामाबाद में, उन्होंने तकरीर करते हुए जो बात की, या फिर एक आधी मरतबा शहबाज शरीफ साहब ने जो मतलब वो होता है ना कि कहते हैं कि मुझे अभी इस वक्त वो भूल रहा है कि अपने से बढ़कर वो जो किसी को खुश करने के लिए, वो शायद उस वक्त पीपल्स पार्टी को खुश करने के लिए बताना चाह रहे थे, शाह से ज़्यादा शाह के वफादार बनने। बिल्कुल, शाह से ज़्यादा शाह के वफादार जो बनने की कोशिश करते हैं। तो इस पे लोगों ने उनको पसंद नहीं किया इस बात को कि आप ठीक है अच्छे अल्फाज में ना याद करें तो आप बुरे अल्फाज में भी ना याद करें, क्योंकि 19 साल तकरीबन अगर आपने अपनी सारी जो सियासत शुरू की और फाइनेंस मिनिस्ट्री से लेकर आप पाकिस्तान के, अल्लाह ताला ने आपको वज़ीर आज़म बनाया और इतना अरूज दिखाया, और फिर जो पहले 2-3 इलेक्शंस लड़े, मुझे मालूम है कि वो मर्द मोमिन मर्द हक ज़ियाउल हक के नारे पे मियाँ साहब ने लड़े, और मेरे दिल में उनके लिए अच्छे तासुरात हैं, क्योंकि हमारा एक अच्छा और वक्त पहले साथ गुजरा है। ज़ियाउल हक की शहीद फाउंडेशन 17 अगस्त को जब बरसी मनाती थी तो वज़ीर आज़म के तौर पे भी वो उसमें शरीक होते थे, तमाम लेकिन की फिर तमाम एकदम में, तो तमाम की तमाम में। क्या उन्हें किस बात पे उलझन हुई, किस बात से उन्हें मलाल हुआ, या क्यों आपका और उनका रास्ता या आपके और उनके ताल्लुकात जो है ख़राब हुए? देखिए, मेरे ताल्लुकात उनसे ज़ाती तौर पे कोई ख़राब नहीं है मुलाकात। सियासी तौर पे देखें, जब वो एक ऐसे हालात पैदा हो गए थे उस वक्त कि मियाँ साहब को हम मिलने गए, जेल में भी मैं मिलने गया, उनका जब केस चल रहा था कराची में, मैं तब भी मिलने गया, अटक में भी मैं 1-2 मरतबा दोस्तों के साथ जब सब जा रहे थे मैं वहाँ गया। लेकिन देखिए, जब वो मुल्क छोड़ के चले गए, हमारी ये कोशिश थी कि वो उस वक्त हम किसी तरह से ये कोशिश करते कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ को राज़ी करके और असम्बली को बहाल करवा लेते। जी मुस्लिम लीग के पास वो 2/3 अक्सरियत थी, वो नवाज शरीफ साहब के लिए भी बेहतर होता, पार्लियामेंट के लिए भी बेहतर होता, जमहूरियत के लिए भी बेहतर होता, लेकिन वो नहीं हो सका। उन्होंने जब असम्बली तोड़ दी और फिर आइंदा इलेक्शंस नहीं आए, तो फिर 3 साल में आप मुझे ये बताएं कि हम वहाँ बैठे रहते तो हमारी जगह पीपल्स पार्टी ले लेती। सही। तो हमने ये सोचा कि मतलब ये एक ऐसा वक्त है, और हमने कोई जनरल परवेज़ मुशर्रफ, मैंने तो ख़ास तौर पे यानी 2002 का जो इलेक्शन लड़ा, मैं उस वक्त हम ख्याल कहा करते थे PML जो बनी थी, और बाद में वो क्यू कायद आज़म के नाम से उसको दे दिया। मैंने तो उनके साथ मिलकर इलेक्शन भी नहीं लड़ा, मेरी उनसे मुखालफत हो गई थी जब इलेक्शन हो रहा था पार्टी का। मैंने अपनी पार्टी बनाई, अपनी पार्टी के ज़रिए मैं इलेक्शन लड़ा, और इलेक्शन लड़कर हम गए, मैंने, हामिद नासिर चट्टा साहब ने, इमरान खान ने और तारिक कादरी ने अपना एक ग्रुप बनाया, और फिर उसके बाद एक अच्छी कोशिश शुरू हुई कि तमाम मुस्लिम लीगों को इकट्ठा करें, और उसमें मेरी ख्वाहिश थी कि PMLN भी हमारे साथ शामिल होती, या आप भी हो। अच्छा ये फरमाए, नवाज शरीफ साहब मुल्क छोड़ के खुद गए थे या उन्हें मजबूर किया गया था? देखें, वो अब एक इतनी लंबी कहानी है, नहीं इख्तिसार से इसका जवाब आप। देखें, उनकी अपनी रिक्वेस्ट थी, वो खुद गए थे। इसके लिए कतर की हुकूमत ने बड़ी कोशिश की, क्योंकि शेख रशीद साहब ने कहा था कि हमने उन्हें नहीं छोड़ा, वो हमें छोड़ के बिल्कुल, गए। मैं वही बात मैं कह रहा था। और अगर वो छोड़ के भी चले गए थे तो हमने कोई उनकी ऐसी मुखालफत नहीं की कि जिसमें ये कहें जी कि हमने उनकी ज़ाती तौर पे कोई मुखालफत की। और मैं ये भी आपको बताना चाहता हूँ कि मैं सऊदी अरेबिया जितनी दफ़ा जाता रहा हूँ, कई मरतबा मेरी उम्रे पे उनकी मुलाकात हुई। उनके वालिद जब फौत हुए, मैं मदीना उनके होटल में गया फातिहा के लिए, और मुलाकात रही। और मेरी छोटी बहन, अब मालूम नहीं वापस पाकिस्तान आने के बाद उनकी राब्ता है कि नहीं, लेकिन जितनी मरतबा भी वो मेरे साथ उम्रे पे गई, मियाँ साहब ने इंश्योर किया कि एक दिन वो उनके साथ गुजारे। तो वो जाके वहाँ उनके साथ
हम तो नहीं जाते थे, लेकिन वो जाती थी मिलने के लिए। तो एक फैमिली के ताल्लुकात हमारे अब भी। तो क्या कभी आपने कोशिश की कि जो बदगुमानी परवेज़ मुशर्रफ साहब और मियाँ साहब की फैमिली के दरमियान है उसको ख़त्म किया जाए? मैंने शुरू में कोशिश की थी जब मियाँ साहब पाकिस्तान में थे, और मैं इनके वालिद से भी जाके मिला था, और दूसरी तरफ भी बता कर गया था फ़ौजी क़यादत को उस वक्त की, कि मैं ये कोशिश करूँगा कि किसी तरीके से कोई मामलात जो हैं वो चल पड़े। मैं उनके वालिद से भी मिला था, लेकिन वो बात आगे फिर नहीं बढ़ सकी। बिल्कुल। अच्छा, जब भी कोई सानहा मुल्क में होता है, ख़ास तौर पे कोई बड़ी शख्सियत किसी सानहे का शिकार हो जाए, जैसे लियाकत अली ख़ान साहब को कत्ल किया गया, शहीद किया गया, फिर 17 अगस्त 1988 को सानहा बहावलपुर हुआ, बस्ती लाल कमाल में तैयारा गिरा C-130, और उसमें ज़ियाउल हक साहब समेत और बहुत से अहम लोग इस दुनिया से चले गए। उसके बाद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की शहादत हुई। इसके बाद बहुत सारे कमेटियाँ बनती हैं, तहकीकात के मुतालबे किए जाते हैं। 1988 के बाद जब बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत आई, आप मुसलसल ही मुतालबा करते रहे कि उस सानहा बहावलपुर की तहकीक होनी चाहिए। 1990 में फिर इंतखाब हुए, फिर आप वज़ीर भी बने, फिर उस मुतालबे में उतनी शिद्दत नहीं रही। फिर बेनज़ीर भुट्टो का दूसरा दौर आया, फिर आपने मुतालबा करना शुरू कर दिया। फिर आप चौथे दौर में शामिल हुए, फिर आपका वो मुतालबा उस शिद्दत के साथ नहीं हुआ। तो क्या जब आपकी हुकूमत थी, आपके लिए मुमकिन नहीं था उसकी तहकीकात करना, या इस नौइयत के सानहों की तहकीकात के पीछे ऐसी साजिशें होती हैं कि इसकी तहकीक मुमकिन नहीं है? देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया, जी और जो आपका तासुर है, या शायद अवाम का भी ये तासुर हो, मैंने जितना शुरू में मोहतरमा बेनज़ीर की हुकूमत में बात की थी, जी और एक बंदयाल कमीशन उन्होंने बनाया, उसके बाद दोनों मरतबा